अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। सब डिनर करके अपने अपने रूम में जा रहे थे, तभी अशोक जी रिया का हाथ पकड़कर, रिया बच्ची आप ठीक है ना, कोई डर तो नहीं लग रहा है, अगर कोई परेशानी है तो बताओ। रिया नहीं पापा जी, अब मैं ठीक हूँ, थोड़ा थक गई हूँ, अब जाकर सो जाऊंगी मुस्कुराते हुए। गुड नाइट अशोक। गुड नाइट बच्चे। सब एक दूसरे से गुड नाइट करके सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी थकान की वजह से देर से उठते हैं। सभी गार्डन में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद रिया, सुभाषी और राशि तीनों बारी बारी बैडमिंटन खेल रही थी। एक तरफ रिया, दूसरी तरफ राशि और सुभाषी बदल बदल कर खेल रही थी, लेकिन रिया को हरा नहीं पा रही थी। फिर प्रकाश भी गेम को ज्वाइन करता है, लेकिन प्रकाश भी रिया को हरा नहीं पाता है। अब आकाश रिया के सामने आकर बैडमिंटन खेलता है। दोनों की गेम जम रही थी, बहुत देर तक खेलते रहते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से हार नहीं मान रहा। रिया मैं थक गई हूँ, आकाश तो हार जाओ। रिया खेल खेल कर बहुत थक चुकी। रिया आकाश के पीछे किसी के हाथ हिलाकर बहुत जोर से हाय करती है और आकाश पीछे देखता है और वहाँ कोई नहीं होता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। रिया एकदम से शॉट मारती है। ध्यान भटक जाने के वजह से आकाश संभाल नहीं पाता और हार जाता है। आकाश चिढ़ते हुए है, ये नहीं, दिस इज नॉट फेयर, ये चीटिंग है। रिया हंसते हुए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, आरजे इज नंबर 1। आकाश रैकेट को फेंकते हुए, डैड ये बहुत बड़ी चीटर है। अशोक हंसते हुए, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। रिया आकाश की तरफ देखकर एक कान पकड़ कर कहती है, सॉरी वो मैं बहुत थक गई थी। आकाश इट्स ओके कहकर वो आकाश को हंसी आ जाती है। रिया आकाश को हंसते हुए देखकर बड़बड़ाती है, इस गुस्से की दुकान को हंसी भी आती है, अमेजिंग। रिया को बड़बड़ाते हुए सुभाषी सुन लेती है और आकाश को गुस्से की दुकान सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ती है। सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, तभी वहां से एक सांप आता है जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। वो सांप आकाश के पैर पर घुटने से नीचे काट लेता है। जब आकाश जोर से चीखता है तब सब लोगों की नजर उस सांप पर पड़ती है। सांप अपना रास्ता लेकर चला जाता है। अब आकाश दर्द से तड़प रहा था और बेहोश हो गया था। सभी लोग जोर से घबराते हुए चिल्लाते हैं, आकाश आकाश। तभी रिया आकाश के पैर पर जल्दी से अपना दुपट्टा टाइट करके बांधती है, जिससे जहर फैले नहीं, और मुंह से सक करके उसका जहर चूस कर बाहर निकालती है, जिस वजह से आकाश को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, लेकिन रिया पर जहर का असर होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। सब लोग चिल्लाते हैं, रिया रिया। आकाश को होश तो आ रहा था, लेकिन इस कंडीशन में नहीं था कि रिया को ट्रीटमेंट दे सके। अशोक प्रकाश पर चिल्लाते, प्रकाश जल्दी से डॉक्टर ढूंढ कर लेकर आओ, या फिर आकाश या रिया को हॉस्पिटल लेकर चलो। प्रकाश गाड़ियां लगवा ही रहा होता है, तभी वहां 2 बाइक सवार आते हैं और प्रकाश से कहते हैं, सर हम डॉक्टर ले आए हैं, प्लीज उन दोनों को इलाज इनसे करवाइए। अशोक इन दोनों को बाइक रीडर्स को देखकर हैरान होते हैं और उन्हें याद आता है आकाश ने उन 2 बाइक रीडर्स के बारे में बताया था कि हर हादसे के बाद उन दोनों ने ही आकाश और रिया को हॉस्पिटल पहुंचाया था, और अभी ये यहाँ पर डॉक्टर ले आए। अशोक चिल्लाकर सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुलाते और कहते, इन दोनों बाइक रीडर्स को कहीं जाने मत देना। बाइक सवार, सर हम कहीं नहीं जा रहे, प्लीज आप इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अशोक डॉक्टर को अपने साथ लेकर, प्लीज मेरे बच्चों को देखो, मेरे बेटे के को सांप ने काटा है और इस बच्ची ने मुंह से चूसकर जहर निकाला है। आकाश को तो होश आ रहा है, लेकिन रिया को क्यों नहीं होश आ रहा। डॉक्टर उन दोनों को चेक करके बताया, सांप बहुत जहरीला था, समय पर उस लड़की ने जहर चूसकर बाहर निकाल दिया, जिस वजह से आपके बेटे की जान बच गई, लेकिन इस लड़की की जान खतरे में है। मैंने इंजेक्शन और दवाई दे दी है, इन्हें शाम तक होश आ जाना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। अगर यह लड़की जहर ना निकालती तो आपके बेटे की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती। डॉक्टर की बात सुनकर सभी हैरान परेशान हो गए थे। आकाश भी पूरी तरह से होश में आ चुका था, वो भी डॉक्टर की बात सुनकर हैरान और परेशान था। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। आकाश रिया को अपने हाथों में उठाकर रूम में ले जाता है और आराम से बेड पर लेटा जाता है। चंचल और सुभाषी भी रोते हुए रिया को सिरहाने बैठ जाती है। आकाश गुस्से में अपने मन में, इस लड़की ने फिर मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में डाल दिया। आज मैं इस पर स्पष्ट जवाब जरूर लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब जाकर उन बाइक राइडर से पूछता हूँ कि जब भी कोई हादसा होता है तो अचानक से वह कैसे प्रकट हो जाते हैं। सिक्योरिटी ने उन बाइक सवारों को कहीं जाने नहीं दिया था। आकाश, प्रकाश और अशोक इन बाइक राइडर्स के पास जाकर उससे पूछते हैं, कौन हो तुम लोग? बाइक सवार, सर क्या बहुत जरूरी है आपका जानना कि हम लोग कौन हैं? आकाश को अभी भी चक्कर आ रहे थे, फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए गुस्से में, हाँ बहुत जरूरी है, सच बताओ नहीं तो पुलिस से अरेस्ट करवा दूंगा। बाइक सवार, सर हमें पुलिस का तो कोई डर नहीं, अगर आप हमें अरेस्ट करवा भी देंगे तो तब भी हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन डर एक बात का है कि आरजे को हमारे बारे में कुछ पता न लग जाए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि आरजे को आप कुछ नहीं बताएंगे तब हम आपको बताने के लिए तैयार है कि हम कौन हैं। अशोक, ओके, हम रिया को कुछ नहीं बताएंगे। अब बताओ कौन हो तुम? बाइक सवार, सर हम आरजे के बॉडीगार्ड से, हम दोनों को आरजे के फादर मतलब मिस्टर राहुल जुनेजा ने हायर किया है। आरजे को पसंद नहीं है कि उसके आसपास उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हो, क्योंकि वो खुद एक अच्छी फाइटर है, इसलिए हमें छिपकर उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हम हमेशा उनसे 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं ताकि आरजे हमें देख नहीं पाए। आरजे ने हमें देख लिया तो बिना टिकट के हमें कनाडा पहुंचा देगी और हम वहां पहुंचे तो राहुल जुनेजा सर हमें नौकरी से निकाल देंगे। इसीलिए कह रहे थे कि आरजे को हमारे बारे में कुछ मत बताना प्लीज। अशोक, लेकिन राहुल जुनेजा को रिया की ऐसे प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है? बाइक सवार, अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और राहुल सर के दोस्तों से ज्यादा दुश्मनी है, जिस वजह से वो अपने दोनों बच्चों को अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं और उन पर नजर रखते हैं, और आरजे तो पल पल की खबर रखते हैं। आरजे वैसे तो सर की सारी बात मानती है, लेकिन आरजे उनकी यह बात नहीं मानती और वो बहुत जिद्दी है, अपने आसपास किसी सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं रहने देती। इसीलिए हमें 2 किलोमीटर दूरी रहकर उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कुछ समय से आरजे के साथ हादसे हो रहे हैं, जिस वजह से हमें सामने आना पड़ा, नहीं तो कोई भी हमें देख ना पाता। आरजे बहुत अच्छी है, इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद उनसे जरा सा भी घमंड नहीं है। सामने वाले की गलती हो तो छोड़ती ही नहीं, और अगर खुद की गलती हो तो एक प्यून से भी पैर छूकर माफी मांग लेती है। यही बात आरजे को अपने आप में खास बना देती है। दूसरा बाइक सवार, सर अगर आपके सारे सवाल खत्म हो चुके हो तो अब हमें जाने दीजिए। अगर आरजे ने हमें देख लिया तो हम लोगों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आरजे को हमारे बारे में कुछ पता ना चले। अशोक, हम रिया को कुछ नहीं बताएंगे, प्रॉमिस। बाइक सवार, थैंक यू वेरी मच सर, अगर कोई जरूरत हो तो हम आसपास ही है। यह कहकर वो दोनों चले जाते हैं। प्रकाश, ये राहुल जुनेजा कभी रिया का हालचाल पूछने तो आया नहीं, और रिया के पीछे उसकी प्रोटेक्ट के लिए इतने लोगों को लगा रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में रिया से प्यार करता है या कुछ और बात है? प्रकाश, नहीं, सच में रिया के पापा रिया से प्यार करते हैं और रिया भी अपने डैड से बहुत प्यार करती है, जंगल में वो मुझे बता रही थी। अशोक सोचते हुए बोले, लेकिन राहुल जुनेजा अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं तो उसने हमारे आकाश को बिना जाने अपनी बेटी से शादी क्यों कर दी? आखिर क्यों? वह भी दादू के शर्तों के साथ, ऐसा क्यों? प्रकाश, डैड हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी है क्या? कई हजार करोड़ों का बिजनेस है दादू का, वो तो हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस करने में, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस तो है ना, पैसा, रेपुटेशन, पावर और इज्जत सब भी कुछ है। और क्या चाहिए एक फादर को अपनी बेटी की शादी करने के लिए? अशोक, वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे आकाश के साथ शादी के लिए जबरदस्ती हुई, कहीं रिया के साथ भी तो नहीं हुई? आकाश, डैड रिया जंगल में बता रही थी कि उसने अपने डैड के कहने पर शादी की है, और ये बहुत पहले से डिसाइडेड था कि रिया अपने डैड की पसंद से शादी करेगी। मिष्टी भी तो यही बता रही थी। अशोक, हाँ, सुभाषी अंदर से आते हुए, आकाश भैया शाम तो हो गई है, लेकिन रिया भाभी को होश नहीं आया, आप चलकर देखिए ना। आकाश, माय लिटिल सिस्टर, मैंने रिया को चेक कर लिया है, वह खतरे से बाहर है। साथ ही जहर में नींद का डोज होता है, जिस वजह से रिया सो रही है। टेंशन की कोई बात नहीं है, सुबह तक उठ जाएगी। ओके, तुम भी डिनर करके जाकर रेस्ट करो। अशोक, सच में रिया ठीक है? आकाश, यस डैड। प्रकाश, थैंक गॉड, रिया ठीक है, नहीं तो
राशि रोकर यही एक तालाब भर देती। यहाँ हम छुट्टी मनाने आए थे, लेकिन छुट्टी ने हमें बजा दिया। अब डिनर करें, नाश्ते के बाद लंच तो स्किप ही हो गया है। सभी लोग गार्डन में डिनर कर रहे थे। प्रकाश खाना खाते हुए, राशि डिनर के बाद झरने के पास चलेंगे। चंचल घबराते हुए, नहीं, झरने के पास कोई नहीं जाएगा, वहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। प्रकाश हंसते हुए, अरे मॉम, मैं तो झरने के पास जा रहा हूँ ठंडी हवा खाने। राशि को धक्का नहीं देना है मैंने झरने में। राशि चिढ़ते भी, अगर दे भी दिया तो मुझे तैरना आता है, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। प्रकाश हंसते हुए, लो बेकार हो गया यहाँ पर आना। राशि चिढ़ते हुए, मम्मा आप देख रही है ना इन्हें। चंचल प्रकाश को आंख दिखाते हुए, मार खाओगे प्रकाश। प्रकाश और राशि टहलने के लिए रिसोर्ट से बाहर झरने के पास आ जाते हैं। प्रकाश, सोचा क्या था और क्या हो गया? राशि, क्या सोचा था आपने? प्रकाश राशि को अपने करीब खींचते हुए, सोचा था कि अपनी बीबी के साथ रोमांस करूंगा, लेकिन एक के बाद एक स्यापा। राशि अपने आप को छुड़ाते हुए, तो क्या भाभी ने यह सब जानबूझकर किया है जो आप कह रहे हैं कि एक के बाद एक स्यापा? प्रकाश चिढ़ते हुए, ओहो, तुम हमेशा रिया भाभी की वकालत क्यों करती रहती हो? राशि, क्योंकि भाभी को लगने वाली गोली पर मेरा नाम लिखा। भाभी को लगने वाला चाकू मुझे लगना था। अगर भाभी उस दिन मंदिर में तुम्हें समय पर नहीं भेजती तो उस दिन वह इंस्पेक्टर मुझसे शादी कर लेता और मैं आत्महत्या कर चुकी होती। राशि की बात सुनने के बाद प्रकाश तड़प कर राशि को अपने गले से लगाते हुए, प्लीज राशि ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। और यह मत सोचा करो कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ। आई लव यू। राशि, आई लव यू टू। प्रकाश को दूर करते हुए, मुझे अब भाभी के पास जाना है, वो अकेली होगी। प्रकाश, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, मुझे अब जाने दो, जल्दी सोऊंगी तभी तो जल्दी उठूंगी, और कल वापस घर भी जाना है। गुड नाइट कहकर राशि रिया के पास चली जाती है। प्रकाश चिढ़ते हुए, उफ, ये 2 साल कब खत्म होंगे। जब राशि रिया के रूम में जाती है तो वहाँ आकाश होता है, और आकाश को देखकर राशि हैरान रह जाती है। आकाश भी झेपते हुए, वो रिया को चेक करने आया था। एवरीथिंग नॉर्मल। रिया की जैसे ही नींद टूटे तो मुझे फ़ोन कर देना, चाहे रात के 3 ही क्यों ना बजे रहे हो, ओके? राशि सर झुकाकर, जी भैया। आकाश अपने रूम में चला जाता है। आकाश को सारी रात नींद नहीं आती, वो बार बार अपना फ़ोन चेक करता है, कहीं राशि ने फ़ोन ना किया हो। सुबह के 6 बजे आकाश रिया और राशि के रूम नॉक करता है। राशि डोर खोलती है। रिया को होश आया? आकाश ने बेसब्री से पूछा। राशि ने नहीं में गर्दन हिला दी। आकाश अब परेशान हो गया था कि रिया को होश क्यों नहीं आया। वह अपने रूम में जाकर किसी और स्पेशलिस्ट से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसी समय रिया को होश आ जाता है। राशि आकाश को फ़ोन मिलाती है, लेकिन आकाश का फ़ोन बिजी जा रहा था। सो राशि प्रकाश को फ़ोन कर देती है और रिया के बारे में आकाश भैया को बताने को कह देती है। रिया नींद से जगने के बाद तुरंत राशि से पूछती है, क्या आकाश जी ठीक है? राशि, हाँ भाभी, आकाश भैया बिल्कुल ठीक है। रिया, थैंक्स भोलेनाथ। राशि, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर साथ में नाश्ता करेंगे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। रिया वॉशरूम में नहाकर बाहर आती है तो सामने आकाश और प्रकाश खड़े थे। प्रकाश रिया से पूछता है, अब आप कैसी है? रिया मुस्कुराते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया मुस्कुराती हुई आकाश से पूछती है, क्या आप ठीक है? आकाश गुस्से में, आपके द्वारा किए गए एहसान से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया नजरें चुराती हुए, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। आकाश गुस्से में चिल्लाता है, तो क्या किया है? क्यों मेरी जान बचाई तुमने? सभी थे ना वहाँ पर, तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी महान बनने की? आकाश की तेज आवाज़ से रिया डर जाती है और धीरे से, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने क्या गलती कर दी? आकाश गुस्से में, क्या गलती कर दी? सीरियसली तुम्हें नहीं पता? मुझे यह बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? रिया घबराते हुए, क्या किया है मैंने? आकाश, तुमने सांप के काटने पर मुंह से जहर क्यों निकाला? रिया, अगर मैं ऐसे नहीं करती तो आप कुछ हो जाता। आकाश, मुझे कुछ हो जाता तो हो जाता, तुम्हें यह करने की क्या ज़रूरत थी? रिया, देखिए आप जाकर आराम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। आकाश रिया का हाथ पकड़कर मोड़कर रिया को दीवार से लगा देता है और जोर से चिल्लाता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ
और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। खुद को समझती क्या हो? कहीं की सुपर वुमेन हो जो हर मुसीबत में कूद जाती हो। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? प्रकाश और राशि आकाश को रोकते हैं, लेकिन आकाश अपनी जलती आंखों से उन्हें वहीं रोक देता है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, प्लीज लीव मी, लीव माई हैंड, मुझे हर्ट हो रहा है। आकाश रिया के आंसू देखकर रिया का हाथ छोड़ देता है। प्लीज फॉर गॉड से टेल मी। रिया को भी बहुत तेज से गुस्सा आ जाता है। रिया रोते बिलखते हुए जोर से, क्योंकि आप मेरे पति हैं और आपको बचाना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने यह शादी निभाने के लिए किया है, तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी आपके खुशी के लिए मैं आपको तलाक दे दूंगी। रिया जोर से हाथ जोड़कर रोते हुए, प्लीज अब आप जाइए, मेरा सर दर्द से फटा रहा है और मुझे रेस्ट करना है। आकाश गुस्से में प्रकाश से, मुझे कल ही इस लड़के से डिवोर्स चाहिए। प्रकाश, लेकिन भैया। आकाश चिल्लाकर, लेकिन कुछ नहीं, डिवोर्स का रास्ता ढूंढना तुम्हारा काम है, तुम लॉयर हो, मैं नहीं, कहकर आकाश रूम का दरवाजा जोर से पटककर बाहर चला जाता है। रिया राशि से, राशि प्लीज लीव मी अलोन। राशि, भाभी आप कुछ खा तो लीजिए। रिया, राशि प्लीज मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। प्रकाश राशि को इशारा करता है बाहर चलने के लिए और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। प्रकाश अशोक के रूम में जाकर अशोक को सब कुछ बता देता है। अशोक अपने माथे पर हाथ रखकर, उस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। चंचल पागल है आकाश, एक तो रिया ने उसकी जान बचाई और रिया का हाल चाल पूछने की वजह से उससे लड़कर आ गया। मैं रिया के पास जाकर देखती हूँ। प्रकाश, रहने दो मम्मा, रिया बहुत डिस्टर्ब है, प्लीज कुछ टाइम के लिए उसे अकेला छोड़ दो। थोड़ी देर बाद रिया को खाने खिला देना, क्योंकि कल से उसने कुछ नहीं खाया। सुभाषी अशोक के रूम में आते हुए, डैड आपको पता है आकाश भैया ने रिया भाभी को डांटा और उनका हाथ मोड़ दिया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? सही कहती है रिया भाभी, उन्हें गुस्से की दुकान। प्रकाश, सुभाषी तुम चुप हो जाओ और घर जाने के लिए पैकिंग करो, अभी थोड़ी देर में हम निकलते हैं। दोपहर तक सभी रेडी होकर घर जाने के लिए गार्डन में इकट्ठे होते हैं। जैसे गाड़ी में बैठकर आए थे वैसे ही गाड़ी में बैठते हैं। उसी समय अशोक के पास दादू का फोन आता है। अशोक दादी को रिया के साथ होने वाले दोनों एक्सीडेंट के बारे में बता देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो लोग घर के लिए निकल रहे हैं। दादू अशोक से, ध्यान से घर आओ और रिया का ख्याल रखना, ओके? अशोक, यस ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ दादू अपने मन में, ओ गॉड, मैं विधि के विधान को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चक्कर में कहीं कुछ इतना गलत ना हो जाए कि मैं अपने आप से नजर ना मिला पाऊँ। हे भगवान, रक्षा कर मेरे की, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, क्या करूँ, ओ गॉड। देर रात सभी लोग वर्मा मेंशन पहुँचते हैं। रिया गाड़ी से उतरते ही बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। सभी लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दादू आकाश के पास जाकर, तुम्हें रिया को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, उसकी गलती क्या थी कि उससे सिर्फ तुम्हारी जान बचाई? आकाश गुस्से में, आपने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद तो कर दी है, अब आप रिया की वकालत करने मेरे पास आ गए। प्लीज़ मेरे पास बहुत काम है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, कहकर आकाश हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दिन बीत रहे थे। आकाश और रिया के एक दूसरे के सामने नहीं आते थे। रिया ब्रेकफास्ट के बाद अपने रूम से निकलती और डिनर से पहले अपने रूम में चली जाती, जिस वजह से आकाश और रिया का आमना सामना नहीं हो रहा था। आकाश अपने मन में, पता नहीं रिया कैसी है, इतने दिनों में नज़र नहीं आ रही और मैं किसी से पूछ नहीं सकता। रोज डाइनिंग टेबल पर आकाश की नज़रें रिया को ढूंढती थी। अशोक अपने मन में, अभी अभी तो दोनों में थोड़ी बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन अब फिर से बंद हो गई। रिया तो आकाश के सामने भी नहीं आती। ओ गॉड, क्या होगा इन दोनों का? एक बार आकाश बहुत रात लगभग 3 बजे हॉस्पिटल से घर आता है। उसे भूख लग रही थी, इसलिए वो किचन में अपने लिए कुछ खाने को ढूंढता है। यूँ तो वर्मा मेंशन में नौकरों की कमी नहीं थी, लेकिन आकाश इतनी रात में किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। वह फ्रिज में खाना निकाल कर खाना खाता है, लेकिन वह ठंडा होने की वजह से बेस्वाद लग रहा था। तभी रिया किचन में आते हुए, मैं खाना गर्म कर दूं? इतने दिन बाद आकाश रिया को देखता है और आकाश रिया को देखकर खुश तो होता है, लेकिन नाराज होने का कारण रिया से बोलता है नहीं। रिया, मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हो?
मुझे पता है कि आपको ठंडा खाना पसंद नहीं है, इसीलिए लाइए मैं गर्म कर देती हूँ। आकाश गुस्से में, एक बार मैं समझ नहीं आता मना किया है ना, कहकर खाना लेकर किचन से बाहर चला जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है, लेकिन उसे खाना बिल्कुल बेस्वाद लग रहा था। आकाश के बाहर जाने के बाद रिया आकाश के लिए 2 आलू के पराठे बना देती है और आकाश के सामने रख देती है। अगर अपने पेट और इन आलू के पराठे पर तरस आ जाए तो खा लीजिएगा, कहकर अपने रूम में चली जाती है। रिया के जाने के बाद आकाश पराठों की तरफ देखता है और गरम गरम पराठे और उस पर पिघला माखन की खुशबू आकाश को बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए वह अपने आप को पराठे के खाने से रोक नहीं पाता और पराठे खाने लगता है और मन में सचमुच पराठे अच्छे बनती है। तभी रिया खीर और पानी का ग्लास लेकर आकाश के सामने रखती है। आकाश खाना खाते खाते रुक जाता है। रिया, खीर भी बनी थी आज घर में, आपकी इच्छा हो तो खा लीजिएगा। रिया जाते हुए, हर समस्या का हल लड़ने या गुस्से करने से नहीं मिलता है। आकाश, रिया। अपना नाम सुनकर रिया रुक जाती है और मुड़कर आकाश के पास आती है। कहिए। आकाश, वह उस दिन रिसोर्ट में मैंने तुम्हारा हाथ मोड़ दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, वैसे ये बात तो मुझे याद भी नहीं थी। आप जरा नमक कम खाया कीजिए, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है आपको। आकाश भी मुस्कुराते हुए, तभी तुम मुझे गुस्से की दुकान कहती हो, सुभाषी बता रही थी। रिया घबराते और थोड़ा मुस्कुराते हुए, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। रिया को घबराता देख कर आकाश को हंसी आ जाती है। आकाश चेयर की तरफ इशारा करते हुए, बैठो। रिया चेयर पर बैठ जाती है। आकाश समझाते हुए, रिया, तुम्हें मेरे लिए या किसी के लिए भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहिए। तुम्हारी जान भी बहुत कीमती है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते? उनकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? तुम ही बता रही थी कि तुम्हारी पेरेंट्स भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, फिर तुम्हें कुछ होगा तो उन्हें दुख नहीं होगा। आकाश, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं खुद संभाल सकती हूँ। आकाश हाथ जोड़ते हुए, तुम्हारी भाषा में, कृपया कर मुझ पर रहम करना बंद कीजिए। आकाश को इस तरह हिंदी के बात करते देख रिया को हंसी आ जाती है। रिया हंसते हुए, मैं आगे से अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती हूँ। यह तो बाय चांस हो गया। मुझे भी अपनी जान की बहुत परवाह है, अपने अपनों के लिए। आकाश, गुड, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। गुड नाइट। रिया, गुड नाइट। रिया जाते हुए अपने मन में, खड़ूस वर्मा को क्या हो गया था जो गुस्से की दुकान फूलों की दुकान बन गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अशोक हॉल में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और चंचल, राशि और रिया मंदिर से अभी आए हैं। आकाश और प्रकाश साथ में मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। दादू अपने ऑफिस के फाइल से उलझे हैं। तभी वहां अनुज और रीत आते हैं। बलराज खुराना अशोक जी के दोस्त और अनुज और रीत बलराज खुराना के बेटे बहू। अशोक न्यूज़पेपर फोल्ड करते हुए, अरे अनुज, रीत, तुम यहाँ आओ बैठो, नाश्ता करो। अनुज, नहीं अंकल, आई एम सॉरी, मैं इस टाइम आया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इस टाइम आना पड़ा। अशोक, बेटा आओ बैठो तो सही। रीत, अंकल, आप पापा जी को समझाते क्यों नहीं हैं? वह तो आपके सीनियर भी है और आपके दोस्त भी। अशोक, बेटे, यह तुम्हारे घर का मैटर है, इसमें मैं क्या करूं? अनुज, यह कोई उम्र है शादी करने की? रिश्तेदार, सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे? हमें तो यह सोचकर शर्म आ रही है कि जिस उम्र में लोग तीर्थ यात्रा या आश्रम में जाते हैं, पापा उस उम्र में शादी कर रहे हैं। क्या असर पड़ेगा हमारे बच्चे पर? हम दोनों तो लोगों की बातें सुन कर ही मर जाएंगे। शादी करनी थी तो मम्मी के जाने के बाद करते, जब मैं सिर्फ 9 साल का था और अब 32 साल का। सारी जिंदगी तो अकेले निकाल दी, अब उन्हें शादी करने की सूझ रही है। अशोक, बेटे, मैंने एक बार बलराज सर को समझाया था, लेकिन वह माने नहीं। राधा जी बहुत अच्छे नेचर की औरत है और बलराज सर के बचपन की दोस्त भी है। बलराज सर सिर्फ राधा जी के सारा देना चाहते थे। पैसे देने हैं, दे दे उस राधा को। राधा का कृष्ण बनने की जरूरत क्या है?
राधा का कृष्ण बनने की क्या जरूरत है? अशोक रीत की डांटते हुए। तमीज से बात करो राधा जी के लिए, वह बहुत नेक लेडी है। बलराज सर उनके बचपन के दोस्त थे, लेकिन हमारी सोसाइटी उस दोस्ती के रिश्ते को मानती नहीं है, गलत नजरिए से देखती है। इसलिए बलराज सर अपनी दोस्ती को एक नाम देना चाहते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं। लेकिन अंकल, हमारी नज़र सारे रिश्तेदार और सोसाइटी के लोगों के सामने झुक जाएगी, मजाक तो हमारा बनेगा। अशोक, इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अनुज, अंकल पापा कल शादी करने वाले हैं, प्लीज समझाइए उन्हें। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें प्यार नहीं करता, उन्हें मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताई है, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें शादी करने की क्या जरूरत है? घर में सभी लोग अशोक, अनुज और रीत की बातें सुन रहे थे। अनुज दादू की तरफ देखते हुए, अंकल आप ही समझा दीजिए पापा को, यह कहकर कि पता नहीं कब ईश्वर का बुलाया आ जाए। रिया बोलती है, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आप इन जैसे सोसाइटी वाले और रिश्तेदारों के वजह से अपने पापा की इच्छा का गला घोटना चाहते हैं। आप एक बात बताइए कि इन रिश्तेदारों और सोसाइटी वालों ने आपको दिया ही क्या है? इतनी बार आपके दुखों में शामिल हुए, जो इन लोगों की वजह से आप अपने पापा की खुशी में शामिल नहीं हो सकते। इन रिश्तेदारों ने आपको कितनी बार खाना खिलाया है, कितनी बार पानी पिलाया है, कितनी बार खुद जाकर सुलाया है। सिर्फ आपकी वजह से आपके पापा ने दोबारा शादी नहीं की। और एक बात बताइए कि आप अपने पापा के पास कितनी देर बैठते हैं? अनुज, मैं बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। रिया, और आपकी वाइफ? रीत, मैं भी वर्किंग हूँ। रिया, और आपके बच्चे? रीत चिढ़ते हुए, बच्चे के पास भी कहाँ टाइम होता है, स्कूल के बाद ट्यूशन और ट्यूशन के बाद डांस क्लास के बाद स्पोर्ट क्लास। रिया, मतलब आपके पापा बिल्कुल अकेले हैं, वह सिर्फ अपना अकेला दूर करना चाहते हैं। तो इसमें क्या गलत है? जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, सिर्फ एक बार मिलती है, तो उन्हें अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दीजिए और रिश्तेदारों और सोसाइटी वालों को एक बार कड़ा जवाब दीजिए, फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होती ताना मारने की। शादी कब है आपके पापा की? क्योंकि मैं उनकी खुशी में शामिल होना चाहती हूँ और मेरे ओल्ड एज होम के फ्रेंड्स भी आएंगे, ताकि आपके पापा को आपके आने का दुख ना हो। अनुज, आई एम सॉरी, मैं इन रिश्तेदारों और सोसाइटी वालों के डर के कारण अपने पापा के दुखों को देख ही नहीं पाया। अब मैं भी अपने डैड की खुशी में शामिल होऊंगा और उनकी शादी में गर्व से जाऊंगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब घर चलता हूँ, आप सब कल मेरे पापा की शादी में जरूर आना, कहकर अनुज और रीत अपने घर चले जाते हैं। अशोक, एक्सीलेंट। रिया, जो बात मैं इन लोगों को समझा नहीं पा रहा था, तुम्हें कितने अच्छे तरीके से समझा दी, गुड। आकाश भाई जय बोलो, सीता देवी की जय। रिया, तुम बिजनेस छोड़कर किसी आश्रम में प्रवचन दे लो और आश्रम में जाकर सत्संग कर लो, बहुत फॉलोअर्स मिलेंगे तुम्हें वहां पर। रिया को इडियट कहकर आकाश अपने रूम में चला जाता है। आकाश के जाने के बाद दादू रिया से, रिया मैं भी अकेला हूँ, अपने लिए एक दादी ढूंढ ले। रिया चिढ़ते हुए, आपकी जरूरत नहीं है, आपकी पूरी फैमिली हमेशा आपके पास रहती है, कहकर वो भी अपने रूम में चली जाती है। चंचल अपने मन में, इस लड़की में प्यार जोड़कर रखने की काबिलियत भी है। चंचल गुस्सा होते हुए, इन लोगों के चक्कर में नाश्ता लेट हो गया, सुबह सुबह आ गए लोग भी। प्रकाश, मम्मा मैं भी लेट हो रहा हूँ, भैया तो रोडी होने चले गए। प्रकाश राशि की ओर इशारा करते हुए, प्लीज राशि मेरी कॉफी मेरे रूम में दे दो। राशि कॉफी लेकर प्रकाश की रूम में चली जाती है। चंचल नाश्ता रेडी करवा रही होती है, तभी इंटरकॉम फोन पर आकाश कॉफी के लिए बोलता है। चंचल, सोहम और बटलर मार्केट गए हैं, बंसीधर नाश्ता बना रहा है और राशि भी प्रकाश की कॉफी लेकर गई है। रिया, तुम आकाश की कॉफी बना कर दे आओ। रिया आंखें बड़ी करती हुए, जी मैं। चंचल, अरे इतना बड़ा जी बोलने की क्या जरूरत है, आकाश के रूम में कॉफी देने के लिए कह रही हूँ।
मंगल ग्रह पर जाने के लिए नहीं कह रही। नाश्ते का टाइम तो बच्चा नहीं है उसके पास। कॉफ़ी भी नहीं मिली तो पता नहीं कब कुछ खाएगा। हॉस्पिटल जाने के बाद तो उसे कुछ खाने पीने का होश ही नहीं रहता। रिया, ओके मिसेस वर्मा, मैं दे आती हूँ। चंचल को रिया का मिसेस वर्मा करने पर अब चिढ़ होने लगती थी। रिया कॉफी बनाकर ऊपर की तरफ आकाश के रूम में जा ही रही होती है, तभी वहां से राशि नीचे आती नजर आती है। रिया राशि की तरफ फेस कर लेती है। रिया, राशि तुम प्रकाश को कॉफी दे आई? राशि, जी भाभी। रिया, राशि तुम प्लीज एंटी सोशल एलिमेंट को भी कॉफी दे आओ। राशि को हल्की सी हंसी आ जाती है देखकर भी रिया के पीछे आकाश खड़ा है। आकाश गुस्से में, क्या कहा तुमने? रिया पीछे घूमकर देखती है। आकाश को सामने देखकर घबराकर कुछ नहीं कहकर राशि के हाथ में कॉफी पकड़ाकर जाने लगती है। तभी आकाश गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पीनी कॉफी। रिया बिना मुड़े ही बोलती है, खाने पीने की चीजों पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। आकाश कॉफी लेते हुए, लो फिर शुरू हो गया साध्वी रिया देवी का प्रवचन, कहकर मग हाथ में लिए हॉस्पिटल चला जाता है। रिया भी आकाश के बातें सुनकर अपने रूम में भाग जाती है। दादू अशोक से अच्छा है। आकाश और रिया में फिर से बातें तो शुरू हुई। अशोक हंसते हुए, यस। राशि रूम में आकर आईने के पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। रिया उसे देखती है और हैरानी से उसके पास जाकर उसके कंधे पर हल्का धक्का देकर पूछती है, क्या बात है राशि, आईने में कौन सा जोक सुनाया जो इतना मुस्कुरा रही हो? राशि रिया की तरफ देखती है और मुस्कुरा कर के गले लग जाती है। रिया, क्या बात है? अभी प्रकाश के रूम में से आ रही थी वो, कोई गड़बड़ तो नहीं है कि तुम दोनों ने? राशि शर्माती हुई, भाभी प्लीज। रिया, अरे ये तो बता दो तुम्हारे चेहरे की निखरी रंगत का राज क्या है? राशि मुस्कुराते हुए, सौंदर्य साबुन निरमा, हमारी निखरी दमकती त्वचा का राज आप भी इस्तेमाल करें। रिया हंसते हुए, हाय सच्ची? मैं तो इस्तेमाल नहीं करूंगी लेकिन किसी को बुला दूंगी। वैसे एक बात बताइए, यह होल वाला साबुन को इस्तेमाल करे तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, मतलब जलन वलन? राशि हैरानी से रिया को देखती है और झूठे गुस्से में, रुकिए अभी आप, मैं बताती हूँ। रिया उसी से बचकर भागती हुई, अरे राशि गुस्से क्यों हो रही हो? तुम ही बोल रही थी कि तुम भी इस्तेमाल करो। राशि अपनी आंखें बड़ी करते हुए, भाभी बहुत शैतानी सूझ रही है आपको, मेरा टाइम आने दो, मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ आपको। रिया हंसते हुए, ओके ओके, अच्छा ये बताओ ऐसा क्या कर दिया प्रकाश ने जो इतना ब्लश कर रही हो? प्रकाश रूम से अचानक से आ जाता है और हंसते हुए, किस किया है भाभी, और मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राशि गुस्से और शर्म के मिले जुले भाव से प्रकाश को डांटती है। प्रकाश, आप जा रहे हैं या मम्मी को बुलाऊं? प्रकाश, जा रहा हूँ, हमेशा मम्मी की धमकी देती रहती है, मैं तो ये दादू के दिए पेपर्स तुम्हें देने आया था, कहकर प्रकाश जा रहा होता है कि तभी अचानक से मुड़कर फिर कहता है, मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूँ। राशि गुस्से में, प्रकाश आप जा रहे हैं या? प्रकाश जल्दी से चला जाता है। रिया को बहुत जोर से हंसी आ जाती है। राशि शर्मा कर रिया के गले लग जाती है, भाभी आप भी ना? रिया राशि को अपने गले लगाते हो, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हॉल में दादू अशोक से, तुम्हें पता किया कौन कौन आ रहा है छुट्टियों पर? अशोक, डैड, नेहा दीदी, मेघा दीदी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, और लाभ मिष्टी आ रहे हैं, और अनिल और रोहित जीजू नहीं आ रहे हैं। अजय जीजू और पूजा दीदी ने भी मना कर दिया है क्योंकि वह इसी शहर में रहते हैं, और रोमा और अभी ने भी मना कर दिया है क्योंकि वह भी इसी शहर में रहते हैं। लेकिन दादू, लेकिन क्या? अशोक, लेकिन मनाली जाने का जो प्रोग्राम बन रहा है वहाँ पर रवि और रोमा भी हमारे साथ चलेंगे। लेकिन डैड, मैं मनाली नहीं जाऊँगा। दादू, क्यों? अशोक, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे हैं, सब बच्चों में मैं क्या करूँगा? दादू, नहीं तुम चले जाना, क्योंकि सारे बच्चे जवान हैं, कोई ना कोई शैतानी जरूर करेंगे, कोई बड़ा तो होना चाहिए उन लोगों को संभालने के लिए। अकेली नेहा और मेघा क्या कर लेगी?
और फिर 4-5 दिन का ही तो ट्रिप है। अशोक, पापा मेरा जाने का मन तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो चला जाऊंगा। दादू, गुड। दादू, अशोक, सभी आने का टाइम हो गया है। गाड़ियाँ एयरपोर्ट भेज दी? कौन लेने गया? अशोक, डैड, गाड़ियाँ भेज दी है और सुभाषी और प्रकाश लेने गए हैं। रिया तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है, तभी दादू बोलते हैं, रिया तुम कहाँ जा रही हो? रिया, दादू आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं ऑफिस जा रही हूँ। दादू, लेकिन मैंने कहा था तुम्हें फ्री रहना है, बल्कि सभी को फ्री रहने के लिए कहा था। अब गेस्ट घर में आ रहे हैं तो सब लोग काम पर जाएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? रिया, दादू प्लीज़, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं उन सब से आकर मिलती हूँ, बाय। रिया कहकर चली जाती है। सभी लोग घर आ जाते हैं। नेहा, मेघा, दादू लगती है और अशोक के गले लगते हैं। चंचल से मिलती है। अर्थ, अंशी और वंश आगे बढ़कर मानव जी, अशोक और चंचल के पैर छूते हैं। मिष्टी और लाभ भी सबको गले लगते हैं। आकाश हॉस्पिटल गया हुआ है। राशि भी सबको देखकर खुश होती है। लाभ इधर उधर देखते हुए, वेयर इज आरजे? दादू, बेटे वो ऑफिस गई है। लाभ, ओके। पूजा, अजय और अथक रोमा भी सबसे मिलने आते हैं। अजय सबसे मिलकर चले जाते हैं और पूजा और अथक का अशोक वाटिका में ही रुकने का प्लान बन जाता है। जब तक मेघा और नेहा आई हुई है, शाम तक आकाश और रवि भी हॉस्पिटल से आ जाते हैं। सभी के बीच खूब हंसी मजाक चल रहा था और सबका रात में डिस्को जाने का प्लान बन जाता है। रिया रात के 9 बजे तक घर आती है, फिर आते ही सबको हेलो हाय बोलती है। लाभ, हम सब लोग डिस्को जा रहे हैं, तुम भी जल्दी रेडी होकर आ। रिया, नहीं लाभ, मेरी अपने डैड के साथ 11 बजे ऑनलाइन ऑफिशियल मीटिंग है। डैड के साथ भी मेरे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मैं सुबह से काम में बिजी हूँ और थक बहुत चुकी हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम सब लोग जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम चलूँगी। दादू, लेकिन इतनी रात में मीटिंग? रिया, दादू, कनाडा में दिन होता है इस टाइम। दादू, ओह सॉरी। लाभ, तू यहाँ पर है तब भी उस खड़ूस बूढ़े की चैन नहीं है। रिया लाभ की आंख दिखाते हुए, लाभ यार चलना, तेरे बिना मजा नहीं आएगा। रिया, परसों मनाली का प्रोग्राम बना हुआ है, इसलिए आज ही मैं यहाँ के ऑफिस का सारा काम निपटा कर आ रही हूँ। अब थोड़ा डैड का भी काम निपटा लूँ, तभी फ्रेश माइंड से मनाली जा पाऊँगी। वैसे तो टीजे और टिया सारा काम संभाल लेते हैं, लेकिन मैं अपना सारा काम निपटा कर जाना चाहती हूँ। तुम लोग तो अपने अपने पापा लोग पर सारा काम छोड़कर आ गए हो, मुझे तो मेरा काम खुद ही देखना है। सो गाइज, प्लीज़ तुम लोग जाओ, मुझे रेस्ट भी करना है। लाभ, ओके। आकाश चाहता था कि रिया डिस्को चले, लेकिन उसने मना करने के पर मन मार कर रह गया। सभी लोग डिस्को जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं और देर रात तक घर लौटते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉल में सभी लोग एक दूसरे को छेड़ रहे थे, तभी रिया वहाँ आकर बोलती है, हे गाइस, मैंने आलू पराठे बनाए हैं, कौन कौन खाएगा? सभी एक साथ बोलते हैं मैं। रिया, तो फिर आ जाओ सब, लेकिन सबको एक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ओके? रिया किचन में पराठे बनाती है, जिसमें चंचल, राशि और मेघा और नेहा भी उसकी मदद करते हैं। सबका नाश्ता हो जाता है, फिर सबका स्विमिंग का प्लान बनता है। हॉल के साइड में एक बड़ा डोर है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें एक बड़ा और डीप स्विमिंग पूल है। सभी लोग स्विमिंग एरिया में चले जाते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ स्विमिंग कर रहे होते हैं। राशि भी अंशी और सुभाषी का साथ स्विमिंग का मजा ले रही होती है। सभी सिंगल बॉयज अलग ग्रुप में स्विमिंग का आनंद उठा रहे हैं। रिया पूल के बाहर बेंच पर बैठकर सबको हंसी खेलते देख रही थी। सभी सोहम का वहाँ स्नैक्स लेकर चला जाता है। रिया सभी को स्नैक के लिए इशारा करती है। मिष्टी स्नैक का प्लेट्स पूल में ले आती है। फिर अथक भी स्नैक्स लेने आता है। अथक रिया को पूल से बाहर देखकर, तुम अकेली पूल के बाहर क्या कर रही हो? चलो स्विमिंग करने। रिया, मुझे स्विमिंग नहीं आती। अथक चिढ़ते हुए, ओह, तो तुम्हें सब कुछ आता है, बस स्विमिंग ही नहीं आती। रिया अथक से चिढ़ते हुए, हाँ नहीं आती, तुम जाओ।
अथक को लगता है कि रिया झूठ बोल रही है, इसीलिए वो रिया को पूल में धक्का देकर चला जाता है और रिया तैयार नहीं थी, इसीलिए धक्का देने की वजह से वो पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है। बहुत देर तक पानी में हाथ पैर चलाती है पर डूबने लगती है। सभी का ध्यान मस्ती करने में था। अचानक से आकाश की नज़र डूबती रिया पर जाती है। आकाश जल्दी से रिया के पास जाता है और रिया को पानी से बाहर निकाल कर ले आता है। रिया बेहोश हो चुकी थी। रिया का पेट दबाकर पानी निकालता है। रिया का गला थपथपा कर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया को होश नहीं आ रहा था। सभी लोग आकाश और रिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अथक डर जाता है कि रिया तो सचमुच स्विमिंग नहीं आती थी। तब आकाश रिया को अपने मुंह से सीपीआर हवा देता है। तभी रिया को खांसते हुए होश आता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने आप को आकाश की बाहों में पाती है। ये देखती है चारों तरफ सभी लोग उसे घेर खड़े हैं। अथक बिल्कुल सामने खड़ा है। अथक को देखते ही रिया की आंखें बड़ी हो जाती है और वो उठकर अथक को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। हियर अगेन कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। अथक अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ा रह जाता है और सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। लाभ अथक से, तुमने रिया को पानी में धक्का क्यों दिया? रिया को स्विमिंग नहीं आती है और रिया को पानी से फोबिया है। यह 4 इंच पानी में भी खड़ी नहीं रह सकती। आकाश गुस्से में, तो यह बात क्या रिया के फेस पर लिखी थी कि उसे स्विमिंग नहीं आती? अथक को सबके सामने थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? पागल है क्या यह? लाभ, भैया प्लीज आप भी उसे मत बताना कि आपने मुंह से उसे सीपीआर भी हवा दी थी, नहीं तो आपका तो खून ही कर देगी। उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे हाथ भी लगाए। और आपने तो आकाश गुस्से में, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है लाभ। मैं उसे किस नहीं कर रहा था, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए सीपीआर दिया था। और मेरे साथ अथक वाली हरकत की ना तो मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। लड़की होने की लिहाज नहीं करूँगा। एक का जवाब 2 से दूंगा, बदतमीज लड़की। रिया के द्वारा अथक को थप्पड़ मारने की वजह से सभी का मूड खराब हो गया था। आकाश का गुस्सा आ रहा था। वो जाकर दादू और पापा को जाकर सब कुछ बताता है। अब दादू और अशोक भी परेशान हो जाते हैं, यह सोचकर कि अथक आखिर पूजा का बेटा है और उसे इंसल्ट फील हो रही होगी। दादू ठंडी सांस लेते हुए, मैं रिया से बात करूंगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाम तक रिया अपने रूम से बाहर नहीं निकली, लेकिन डिनर टाइम पर रिया अपने रूम से बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर सभी के सामने अथक से साथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। सॉरी अथक, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें मालूम नहीं होगा कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन प्लीज़ आगे से मुझे पानी में धक्का मत देना। अथक, इट्स ओके। तुमने तो कहा था कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन मैंने ही अनसुना कर दिया और तुम्हें पानी में धक्का दे दिया। आई एम सॉरी। लाभ खुश होते हुए, मैटर सॉल्व हो गया। अब कल क्या प्लान है? रिया, लोगों को पता नहीं, मेरा कल का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि कल 11 से 3 बजे तक मेरी ऑफिस में मीटिंग है और 5 बजे मैं घर आऊँगी। उसके बाद मनाली जाने के लिए पैकिंग करूँगी। फिर रात के 10 बजे तो मनाली निकलना है, इसीलिए मैं अभी सोने के लिए जा रही हूँ। लाभ रिया से, ओ भटकती आत्मा, कल कौन सी मीटिंग रख ली तूने? रिया चिढ़ते हुए, देख मिस्टी, इस बेंजी को समझा ले, नहीं तो सबके सामने मुझसे मार खाएगा और बेदी आंटी है नहीं, इसलिए मुझसे बचाने के लिए। दादू गुस्सा होते हुए, रिया तुमने आज अथक को थप्पड़ मारा, बहुत गलत किया। अगर तुमने लाभ दादू की बात को काटते हुए, आरजे और मेरे बीच लड़ाई चलती रहती है, इसलिए आप बीच में ना बोले। आरजे इज माय बेस्ट फ्रेंड और अथक को जो किया उस पर ऐसे ही रिएक्ट किया जाता है। किसी ने सोचा अगर आकाश भैया नहीं देखते तो आरजे पानी में डूब जाती। अशोक, डैड, रिया ने सबके सामने माफ़ी मांग तो ली, फिर आप क्यों रिया को सुना रहे हो? रिया अपने रूम में चली जाती है। आकाश को भी रियलाइज होता है अगर किसी की जान पर बन आए
तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बेकार में दादू से रिया को डांट पड़वा दी। दादू, कल रात सबको सफर करना है, इसीलिए सभी अपने रूम में सोने के लिए चले जाना चाहिए। गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग गार्डन में मस्ती कर रहे थे। राशि और रिया मंदिर से आ रही है, तभी सभी न्यूयॉर्क में जाने वाले रिया को आंखें बड़ी करते हुए देखते हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक रिया को साड़ी पहने नहीं देखा था। लाभ रिया को देखकर बहुत जोर से हंस पड़ता है और लाभ को देखकर सभी बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। आकाश, प्रकाश, अशोक और दादू सबको हंसता देखकर हैरान हो जाते हैं। लाभ रिया की साड़ी का पल्लू हाथ में लेकर, ये क्या एक्टिंग पीस बनी हुई है तू? रिया, ऐसे हंस क्यों रहे हो तुम लोग मुझ पर? क्या मैं कोई अजूबा लग रही हूँ? सिर्फ साड़ी ही तो पहनी है, और पता है मैंने साड़ी पहनने का 4 दिन का कोर्स भी किया था कनाडा में, लेकिन फिर भी मैं गिरती पड़ती रहती हूँ। एक बार तो मिसेस वर्मा ने बनाया सारा खाना मुझसे गिर भी गया था, लेकिन अब ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सभी लोग फिर हंसने लगते हैं। यश भी हंसते हुए, आजी तुम्हें हमेशा वेस्टर्न ड्रेस में देखा है, इसलिए तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। लाभ बहुत जोर से हंसते हुए, यस, अजीब नहीं, पूरी कार्टून लग रही हो। रिया फीकी मुस्कान लिए राशि के साथ अंदर चली जाती है। आकाश को सबका ऐसे रिया का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता। अशोक, रिया तुम लोग पागल हो जो ऐसे रिया पर हंस रहे हो? कितनी प्यारी तो लग रही है रिया साड़ी में। लाभ हंसते हुए, पापा जी आपको पता नहीं है, आज ये तो तोड़ फोड़ करने वाली आइटम है, ऐसे गुरु नया बनी अच्छी नहीं लग रही। आए दिन ये गुस्सा आने पर अपने घरों के शीशे तोड़ दिया करती थी। हर हफ्ते उसके घरों में रिपेयरिंग का काम चलता रहता था। दादू, हाँ, रिया के डैड ने कहा था कि रिया गुस्से में अपने घर के सारे शीशे तोड़ देती है, इसीलिए इसके आने से पहले ही मैंने अपने घर से विंडोज के सारे ग्लास हटवा दिए। ना होगा बॉस, न बजेगी बांसुरी। अशोक हैरानी से, क्या सचमुच? रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन 6 महीने से रिया हमारे घर में है, इसने एक बार भी ऐसा नहीं किया। बहुत शांत रहती है, सिर्फ अपने काम में लगी रहती है। लाभ, तभी तो कह रहा हूँ, यह ऐसे गुरु में यहाँ बनी अच्छी नहीं लगती। मैं परसों से यहाँ आया हूँ, लेकिन एक बार भी उसने मुझसे लड़ाई नहीं की। अभी न्यूयॉर्क में होते तो इस टाइम तो 36 बार लड़ाई हो चुकी होती। मिस्टी हंसते हुए, हाँ, क्योंकि यह आपकी ससुराल है, ससुराल में आप आज जैसे पिटने अच्छी नहीं लगते। के साथ ऑफिस चली जाती है और राशि को 5 बजे तक घर भेज देती है और खुद काम की वजह से रात 9 बजे तक घर नहीं लौटती। दादू को रिया पर गुस्सा आ रहा था। वह कह रहे थे, मैंने कहा था कि उन दिनों फ्री रहना है, तभी भी इतना काम। सभी लोग अपना अपना लगेज लेकर मनाली जाने के लिए रेडी थे, लेकिन रिया का भी आता पता नहीं था। सभी लोगों को डिसाइड किया था कि लग्जरी बस में एक साथ जाएंगे, अलग अलग गाड़ियों में नहीं। बस भी आकर रेडी थी। 9:30 बजे तक रिया घर आती है और दादू उस पर बरस पड़ते हैं। जब तुमसे कहा था कि अपने आप को फ्री रखना, उसके बाद भी तुमने इतना काम निकाल लिया। 10 बजे यहाँ से निकलना था और तुम अब आ रही हो। रिया, दादू गुस्से में, अब जाकर रेडी हो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अशोक, पापा आप डांट क्यों रहे हो? रिया को कोई काम होगा तभी लेट हो गई होगी। हम लोगों को बस आधा घंटा या 1 घंटा लेट हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जाओ रिया बेटे, आराम से रेडी हो जाओ। दादू अशोक से, सभी का ध्यान रखना, स्पेशली रिया का, इस लड़की को अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। अशोक, ओके डैड। सभी लोग बस में बैठ जाते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग ग्रुप में पीछे बैठ जाते हैं और लेडीज अपना अलग ग्रुप बनाकर बीच में बैठ जाती थी और सबसे पीछे सोहम और बल्टर बैठे थे। आकाश आगे बैठा था। यश बस में चिढ़ते हुए, आकाश भैया आप प्लीज पीछे बैठ जाओ, आरजे को पीछे चक्कर आते हैं। वह आगे बैठती है तो मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा। वैसे भी सभी बॉयज पीछे बैठे हैं। यश के मुंह से रिया का नाम सुनकर आकाश को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैं पीछे नहीं जा रहा, मुझे इन लोगों की बक में नींद नहीं आएगी।
इसलिए मैं आगे ही बैठूंगा, तुम पीछे जाओ। भैया प्लीज समझिए ना, आप पीछे बैठ जाओ, मैं यहाँ आरजे के साथ। आकाश घूरते हुए, मैं यहीं बैठूंगा, चाहो तो तुम भी यहीं बैठ सकते हो। यश आकाश के बराबर में विंडो सीट पर यह सोचकर बैठ जाता है कि आरजे आएगी तो आकाश भैया को अपने आप हटा देगी, फिर मैं और आरजे। रिया आधे घंटे में अपना सामान पैक करके खुद रेडी होकर के आ जाती है और बस में चढ़ती है तो आकाश के सामने वाली सीट पर अशोक जी के पास जाकर पूछती है, अंकल मैं आपके पास बैठ जाऊं, लेकिन मुझे विंडो सीट चाहिए। अशोक श्योर। सबके सामने रिया और राशि अशोक को अंकल कहती थी। रिया अशोक के बराबर में बैठ जाती है। यह देखकर यश चिढ़ जाता है। सभी लोग को बैठने के बाद बस अपनी मंजिल पर चल पड़ती है। पीछे बैठे सभी लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। अशोक रिया को एक बॉक्स देते हुए और बोलते हैं, खाना खा लो, डैड की डांट खाकर पेट नहीं भरा होगा। रिया धीरे से, थैंक यू पापा जी। अशोक मुस्कुराते हैं। रिया खाना खाकर अपना सर सीट से लगाकर आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर में ही रिया थक जाने के कारण नींद आ जाती है। थोड़ी देर में बस पेट्रोल पंप पर रुकती है पेट्रोल भरवाने के लिए। अशोक पेट्रोल पंप पर उतर जाते हैं और रिया नींद में गिरने वाली होती है। तभी आकाश अशोक की सीट पर आकर रिया को अपना कंधा देता है, जिसमें रिया गिरने से बच जाती है। अशोक वापस बस में चढ़ते हैं तो आकाश झेपते हुए, पापा व रिया गिरने। अशोक का हाथ से इशारा करके आकाश को वहीं बैठने को बोलकर आकाश के सीट पर यश के बराबर में बैठ जाते हैं। बस फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। रिया नींद में आकाश का हाथ पकड़ लेती है। आकाश इसलिए नहीं रोकता कि रिया नींद खराब हो जाएगी और खुद भी सो जाता है। सुबह 6 बजे बस एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है नाश्ता करने के लिए। बस रुकने की आवाज़ से रिया की नींद टूटती है और आकाश को अपने बराबर में और अपने हाथ पकड़ा देखकर हैरान होकर, हे भोलेनाथ, उन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? आकाश बंद आंखों से, मैंने नहीं, तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था सारी रात। रिया घबराते हुए, आई एम सॉरी। आकाश उठकर बाहर जाते हुए, इट्स ओके। सभी ने वहाँ फ्रेश होकर हल्का नाश्ता किया और बस फिर अपने मंजिल पर चली और 12 बजे तक मनाली में एक बड़े बंगले में के बाहर जाकर बस रुकती है। बंगला बर्मा एम्पायर की ही प्रॉपर्टी है। बंगला बहुत शानदार था। सभी बस में खुश होते हुए उतरते हैं। सोहम बटलर बस के पीछे के सारा लगेज उतारते हैं। अशोक, सोहम और बटलर से, पूजा दी, नेहा तो और मेघा दी का लगेज तुम उठा लो, बाकी सब अपना अपना लगेज उठाएंगे। सोहम, जी छोटे मालिक। अंशी अर्थ से, भाई मेरा लगेज भी आप उठा लो। अर्थ, चल चल मैं नहीं उठा रहा, सुना नहीं मामा जी ने क्या कहा है, सब अपना अपना लगेज खुद उठाएंगे। वैसे भी पता नहीं तुम लड़कियों का इतना सामान कैसे हो जाता है, हमारा तो नहीं होता। मिष्टी अर्थ से सर पर मारते हुए, मिष्टी अर्थ के सर पर मारते हुए, क्योंकि हम लड़कियां तुम लोगों की तरह एक जीन्स और एक जैकेट में 15 दिन नहीं निकाल देते, और तुम लोग तो सॉक्स भी उलट कर पहन लेते हो। बस परफ्यूम लगाया, चलो जी काम हो गया। अर्थ चिढ़ते हुए, दी आप लोग हमेशा इस चश्मिश के साथ देते हो। रिया परेशान होते हुए, लाभ मेरा सामान कौन उठाएगा? लाभ, जंगली बिल्ली, अपना काम स्वयं कर, मेरे पास मेरी योग माया मिष्टी का पहले ही से बहुत सारा सामान है। रिया लाभ को घूरती है, लाभ क्या ऐसे घूर रही है, मैंने तेरी किडनी थोड़ी ना मांगी है। रिया, चिंपैंजी रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। आकाश प्रकाश को इशारा करता है, क्यों रिया का सामान उठा ले, लेकिन उससे पहले ही यश रिया के पास आकर बहुत प्यार से, आज मैं तुम्हारा सामान उठा लूँ। रिया, ये श्योर, थैंक्स यश। सभी अपना अपना सामान लेकर बंगले में के अंदर पहुँचते हैं। बंगला अंदर से बहुत शानदार है, उसमें बहुत सारे कमरे थे। सभी अपने अपने कमरे के लिए कमरा चूज करते हैं और अपने अपने कमरे के अंदर जाकर अपना अपना सामान लगाते हैं। लंच करने के बाद शॉपिंग का प्लान बनाते हैं। रिया अपने रूम में एक बड़ा बैग खींच कर ले जा रही थी, तभी दूसरी तरफ से लाभ आ रहा था
और यह बिना देखे बैग से टकरा जाता है। लाभ, आउच है, तुम अंधी हो क्या? रिया उसे घूरकर बिना कुछ कहे मिष्टी और बाकी गर्ल्स के पास जाने लगती है। लाभ रिया के पीछे जाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर करके, हे, तुम्हारी कान भी हड़ताल पर चले गए हैं क्या? जवाब क्यों नहीं देती? मेघा और नेहा एक दूसरे को देखकर, लो हो गया फिर से स्यापा। रिया उसका हाथ हटाकर उंगली दिखाते हुए, अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं अब भी उसे खराब नहीं करना चाहती, तो एक्सक्यूज मी। लाभ, तेरे मूड की ऐसी की तैसी, तेरी वजह से मुझे चोट लगी है, से सॉरी। रिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं बिजी हूँ, चलो हटो सामने से। लाभ रिया के सामने आकर, पहले सॉरी बोलो। रिया, ओ हेलो, मैंने नहीं बोला था तुम्हारी पैरों को कि वो मेरे बड़े से बैग को किस करे। रिया की बात सुनकर सभी को वहां से हंसी छूट जाती है। लाभ सबके तरफ देखकर, बहुत हंसी आ रही है आप सबको। फिर रिया से, तुमने जरा सी भी तमीज नहीं है ना? रिया अपने दोनों हाथ जोड़कर, गुरुदेव, तमीज की शिक्षा हम अब से कुछ समय पश्चात ग्रहण कर लेंगे, किंतु इस समय आप मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत ही आवश्यक कार्य है के लिए निकलना है, तो कृपा करके मेरे कार्य में व्यवधान उत्पन्न न करें, आपकी बहुत कृपा होगी। बानर महाराज, धन्यवाद। लाभ रिया को देखता रह जाता है और रिया अपना बैग खींचकर अपने रूम में ले जाती है। लाभ, ये क्या था? कौन सी लैंग्वेज में बात करके गई? अर्थ हंसते हुए, भाई यह आपका पोपट था, आपकी तरक्की हो गई है। सिंपंजी से बानर महाराज। लाभ, आरजे की बच्ची, रुक अभी, हमेशा एटीट्यूड में रहती है, एटीट्यूड की देवी। अशोक, प्रकाश और आकाश तो रिया और लाभ को देखकर हैरान रह जाते हैं। मिष्टी, पापा इन दोनों को छोड़ो, यह दोनों तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, आप जाकर तैयार हो जाओ, फिर हमें घूमने निकलना है। कुछ देर बाद फिर लाभ और रिया लड़ते नजर आते हैं। राशि रिया को रोकती है और प्रकाश लाभ को, लेकिन दोनों का ही रोकना बेकार है। रिया उंगली दिखाते हुए, मुझसे लड़ मत, यहाँ बेदी आंटी नहीं है, तुझे मुझसे बचाने के लिए। लाभ, ओह, मॉम तो मेरा ही साइड लेती है, मॉम तो तेरा ही साइड लेती है और मेरे पीछे पड़ जाती है डंडा लेकर के। रिया चिढ़ते हुए, ए मिष्टी, अपने नमूने को समझा ले यार, ससुराल में मुझसे पिटेगा क्या अच्छा लगेगा? पूजा मेघा और नेहा से पूछती है, ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं? मेघा, हाँ दी, यह दोनों टॉम एंड जेरी है, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रहते, मतलब एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे के फिक्र भी करते हैं। थोड़ी देर बाद शांति हो जाती है, फिर सभी लोग घूमने निकल जाते हैं। 2-3 दिन तक सभी मस्ती मजाक करते घूमते फिरते रहते हैं। शाम को सब घूम घूम कर थक जाते हैं, तब सभी लेडीज का चाय पीने का मन करता है, तो अशोक जी चाय के टपरे पर जाकर चाय वालों को चाय बनवाते हैं। चाय वाला सभी को चाय देता है, लेकिन चाय इतनी बेकार थी, सभी चाय फेंक देते हैं और कोई चाय नहीं पीता। तब रिया चाय वाले से कहती है, रिया, ओ चच्चा, इसे चाय नहीं बोलते, इसे पानी बोलते हैं, इतनी घटिया चाय पिलाकर चाय को क्यों बदनाम कर रहे हो? चाय वाला, चाय अच्छी नहीं है क्या मैडम जी? रिया, इसे अच्छी चाय बोलते हो आप? चाय को ना मोहब्बत की तरफ बनाना चाहिए, बिजनेस की तरह नहीं। हटो परे, मैं बनाती हूँ चाय और मुझसे सीखो कैसे चाय बनती है। सभी लोग रिया को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। रिया ने चाय वाले को हाथ में पतीला लिया और चाय बनाने के लिए गैस पर चढ़ाते हुए कहा, यह है जिंदगी, इसमें डालना है ख्वाहिशे वाला पानी। जब ख्वाहिशें उबलने लगे तो उसमें डाला जाता है सब्र, यानी चाय का पत्ती। अब जब सब्र का रंग दिखने लगता है तो उसमें डाला जाता है थोड़ा सा इंतजार, यानी इलायची और अदरक, और इंतजार के बाद डाली जाती है थोड़ी सी मोहब्बत, यानी दूध। सबको मिलाकर अच्छे से जिंदगी में घोला जाता है और सब में आखिर में डालते हैं खुशी, यानी चीनी। खुशी न ज्यादा न कम, क्योंकि ज्यादा हुई तो हजम नहीं होगी और कम हुई तो मजा नहीं आएगा। और उसके बाद बनती है चाय, वह है जिसकी तलब इंसानों को यहाँ तक खींच लाती है। क्या समझे चच्चा? अगर ऐसे चाय बनाओगे तो चाय की टपरी से रेस्टोरेंट पर आ जाओगे
और अपने तरीके से चाय बनाओगे तो जिंदगी भर टपरी ही लगाते रहोगे। आकाश प्रकाश से लो हो गया साध्वी रिया देवी की प्रवचन शुरू। प्रकाश हंसते हुए ओके ओहो भैया। आकाश हंसते हुए वैसे बहुत ही अच्छा है प्रवचन। वहाँ बट रही है चाय। जा जा बोल मुझे भी चाहिए ख्वाहिशों मोहब्बत खुशी और सब्र वाली चाय। चाय बनने के बाद रिया सभी लेडीज को एक एक कप चाय देती है। प्रकाश रिया दो चाय इधर भी। रिया हाँ हाँ लो ना, मेरी चाय पीने के बाद कॉफी भूल जाओगे। राशि वाह भाभी वो सॉरी बेबी। बेबी बहुत ही बढ़िया तरीका है चाय बनाने का। लाभ वाह क्या बात है, तू तो इतनी अच्छी चाय बनाती है। ऐसा कर बिजनेस छोड़कर ये काम शुरू कर दे भैया जी। ये काम शुरू कर दे भैया जी के लिए रेस्टोरेंट खोल दियो। रिया ऐसा लगता है कि चाय कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। आजा असिस्टेंट की जॉब खाली है, रिक्वायरमेंट भी तेरे जैसे किसी की है। आकाश को भी रिया और लाभ का नोकझोंक अच्छी लगने लगी थी। अशोक रिया से रिया बेटी तुम्हारा एक काम बढ़ गया है। रिया हंसते हुए क्या अशोक, अब से तुम रोज मंदिर से जाने से पहले मुझे एक कप चाय बनाकर देकर जाओगी। मेरा तो मन है कि मैं जिंदगी भर सुबह का चाय तुम्हारे हाथ से पीऊं। काश कि ऐसा हो पाता। रिया फीकी मुस्कान के साथ कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक तो रोज पी ही सकते हैं मेरे हाथ की चाय। आकाश और चंचल के हंसते चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है रिया और अशोक की बातें सुनकर। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।